तो हम बात करते हैं किसकी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। वो कौन से केमिकल्स होते हैं जो क्रोमोसोम को कंपोज करते हैं। तो इन केमिकल्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, सबसे पहले तो प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन 50 to 65% जो है वो प्रोटीन होता है। और इसके अलावा डीएनए जो होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 30 to 40% होता है। और आरएनए बहुत थोड़ा होता है। आरएनए मिनिमम अमाउंट आरएनए का 10% क्या है यहाँ पर आपकी बुक में, आरएनए जो है वो जो होता है वो कितने परसेंट है, 10% आरएनए होता है। अब आप इधर देखो, ये मैं से फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम बना देता हूँ, ये लो। अब ये सबसे पहले तो क्रोमोसोम के अंदर ये प्रोटीन है, रेड कलर के मैं क्या शो कर रहा हूँ, ये प्रोटीन शो कर रहा हूँ जो 50 to 65% है प्रोटीन। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होते हैं क्रोमोसोम में वो हिस्टोन होते हैं। वैसे तो और भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन बाकी दूसरे प्रोटीन से क्यों डिफरेंट होते हैं, जो दूसरे प्रोटीन होते हैं उन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है इन पे पॉजिटिव चार्ज, ये मैं जो है वो आपको बताऊंगा, इस पर बताऊंगा क्यों इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन पहले देख लें कि ये तो हो गए हिस्टोन प्रोटीन जो मैंने रेड कलर के जो है वो बना दिए। और दूसरे नंबर पर क्या होता है, एक तो प्रोटीन हो गया। अब इस प्रोटीन के ऊपर चारों तरफ जो है वो लिपटे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ब्लू कलर के प्रोटीन के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डीएनए। क्या मौजूद है ये डीएनए। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, तो थोड़ा बहुत ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी क्या हो गया, क्रोमोसोम्स के अंदर हो गया। तो ये तो क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन हो गई कि क्रोमोसोम जो है वो किस किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं। तो बेसिकली क्या है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम शो दैट दे आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए एंड प्रोटीन protein and the most abundant protein is histone. डीएनए इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ, और अच्छा डीएनए की अगर आप बात करो तो डीएनए खुद किसका बना हुआ होता है, डीएनए खुद बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड का। फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि डीएनए के जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड खुद तीन चीजों का बना हुआ है, अभी आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेरिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होती है। अब ये तो मैंने एक इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है क्रोमोसोम की। अब इस क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी इसको खोलकर, इस क्रोमोसोम को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या होता है। चलो इस क्रोमोसोम को जो है हम खोल लेते हैं, इसको खोलकर देखते हैं कि इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो क्या मौजूद है। अब देखें, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो किसका बना हुआ होता है, क्रोमेटिन का। अब क्रोमेटिन कह किसको रहे हैं, बेसिकली डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर, डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर ही जो है वो क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। क्रोमोसोम्स कह लें, क्रोमेटिन कह लें, क्योंकि आपको पता है ना कि जब क्रोमोसोम, एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम बारीक धागों के जाल की तरह का होता है, और इन बारीक धागों के जाल को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और ज्यादातर क्रोमेटिन के अंदर क्या मौजूद होता है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए मौजूद होता है और प्रोटीन मौजूद होता है, आरएनए तो बहुत कम होता है। मोस्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 60% प्रोटीन। ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल में 60% प्रोटीन होता है एंड 40% डीएनए, और 40% क्या होता है, डीएनए होता है।
A significant amount of RNA is also associated with chromosome because they are the site of RNA synthesis. थोड़ा बहुत अमाउंट RNA का अमाउंट भी मौजूद होता है क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें पता है कि DNA ही जो है वो क्या बनाता है, RNA बनाता है. The DNA of chromosome exists as one very long double-stranded fiber, a duplex, which extend unbroken throughout the entire length of chromosome. अब इस लाइन का मतलब समझो. देखो कह रहा है कि ये क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम में ये क्या है, ये है प्रोटीन. ये प्रोटीन है. ये प्रोटीन है और इन प्रोटीन के ऊपर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए, सॉरी, डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, यूं ऐसे. तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ होता है, ऐसे लिपटा हुआ होता है. अगर मैं इस डीएनए को बाहर निकालूंगा, ऐसे ऐसे बाहर निकालूं, तो इट रिमेन अनब्रोकन थ्रू आउट द एंटायर लेंथ. जैसे गिट्टी, धागे की गिट्टी होती है ना, उसमें से आप धागा निकालते जाओ, धागा, तो धागा ऐसे सीधा सीधा निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, और वो अनब्रोकन थ्रू आउट द एंटायर लेंथ, और वो पूरी लेंथ में कहीं से टूटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे. तो ऐसे ही अगर आप क्रोमोसोम में से डीएनए निकालोगे, ऐसे सीधा सीधा निकलता चला जाएगा, इसको खींचते चले जाओ और ये बाहर की तरफ आ जाएगा. तो पहले ये जो भी मैंने आपको बताया ना, इसमें ये कहता है कि जो है वो double stranded duplex which extend unbroken throughout the entire length of chromosome. If the strand of DNA from a single set of chromosome in a nucleus were laid out in a straight line, it would be more than 7 feet. कहता है कि अगर हम क्रोमोसोम को बिल्कुल ऐसे सीधा कर दें, क्रोमोसोम से डीएनए को निकाल के बिल्कुल सीधा ऐसे करें, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इतना ज्यादा नहीं होता, इससे कम ही होता है, लेकिन आपकी बुक में 7 फीट लिख दिया है. 7 फीट का मतलब क्या, 2 मीटर. तो कहता है ये इतना ऐसे निकालें, बिल्कुल सीधा कर दें, तो ये डीएनए कितना होगा, ये 7 फीट 2 मीटर तक होगा. दिस इज मच टू लॉन्ग एज टू फिट इन द सेल. कहता है कि ये इतने छोटे से सेल में 7 फीट किस तरीके से फिक्स हो जाता है. सेल इतना छोटा होता है ना, और सेल में न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, और क्रोमोसोम उससे भी छोटा होता है. तो इतने छोटी सी जगह पर ये क्रोमोसोम किस तरीके से जो है वो, ये डीएनए किस तरीके से यहाँ पर फिट आ जाता है. वैसे तो ये एक नेचर का मिरेकल है, नेचर का, लेकिन कैसे फिट हो जाता है इसकी फिटिंग हम यहाँ पर देखेंगे. इतने छोटे से क्रोमोसोम में इतना लॉन्ग डीएनए किस तरीके से फिट आ जाता है, कैसे फिट आता है, इसको देखो. अब सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटीन की. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है. सबसे पहले तो बनते हैं न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम की कॉइलिंग. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम में प्रोटीन और डीएनए कैसे कॉइल होते हैं, प्रोटीन और डीएनए की कॉइलिंग कैसे होती है. प्रोटीन और डीएनए की कॉइलिंग में सबसे पहले बनते हैं न्यूक्लियोसोम. ये न्यूक्लियोसोम जो है बेसिकली होते क्या है, न्यूक्लियोसोम बेसिकली होते हैं अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन प्लस 200 न्यूक्लियोटाइड. देखो कॉइलिंग किस तरीके से होती है डीएनए की और प्रोटीन की. अब देखो ये ना, मिसाल के तौर पे ये डीएनए, चलो मैं दोनों को अलग-अलग पहले कर देता हूँ. ये डीएनए अलग से पड़ा हुआ है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे पड़ा हुआ, और ये हिस्टोन प्रोटीन है. अब इनकी कॉइलिंग होनी है. अब कॉइलिंग को मैं यहाँ शो करता हूँ आगे कैसे कॉइलिंग. अब क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन आएंगे. 1 2 3 4 और नीचे बना लेता हूँ 1 2 3 4. इन हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी, इन पर पॉजिटिव चार्ज. इन पर क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है,
क्योंकि इन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से वाले अमाइनो एसिड, आर्गिनाइन और लाइसिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है? जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, इन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, आर्गिनिन और लाइसिन। इसकी वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब क्या होता है? ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है। अब 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए ऐसे कॉइल होता है, ये कॉइल हो जाएगा, ये कॉइल हो गया। अब 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जब डीएनए कॉइल होता है, तो अगर हम काउंट करें डीएनए के टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड इसके चारों तरफ कॉइल हुए हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे करेंगे, तो हमें पता लगेगा 200 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल हो गए। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। फिर एक दूसरा न्यूक्लियोसोम बनेगा, यहाँ फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन आएंगे, 1 2 3 4, फिर नीचे 4, फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ फिर डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड कॉइल हो जाएंगे। ये क्या बन गया? ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बन गया। फिर ये तीसरा न्यूक्लियोसोम बन जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है वो बनते चले जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ये तो हो गई कॉइलिंग। इसको हम क्या कह रहे हैं? डीएनए और प्रोटीन की क्या हो रही है? ये कॉइलिंग हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? पहले जी जी पूछो। तो जैसे हिस्टोन प्रोटीन से पॉजिटिव चार्ज है, इसका हाँ, फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनकी आपस में कॉइलिंग अच्छी तरह से हो जाती है, अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। यहाँ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे फॉस्फेरिक एसिड की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इनकी आपस में बॉन्डिंग या आपस में कॉइलिंग बेहतर तरीके से हो जाती है। सही है ना? तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या बन गए? पहले स्टेप के अंदर बन गए ये बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम मैंने आपको बताया क्या हो गया? ये 8 हिस्टोन प्रोटीन, और इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ 200 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया एक न्यूक्लियोसोम। फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन, फिर 200 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा हिस्टोन बन गया, न्यूक्लियोसोम बन गया। फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन, फिर 200 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम बन गया। फिर जो है जी जी सर मतलब ये कह सकते हैं कि एक अगर ना डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं? नहीं, एक स्ट्रैंड में डीएनए के 300 न्यूक्लियोटाइड नहीं होते। डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। एक डीएनए के अंदर कई हजारों थाउजेंड से भी ज्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम होते हैं। और आप ये कह सकते हो कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन अगर डीएनए की बात करोगे पूरे क्रोमोसोम में, तो मिलियन न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। समझ में आई मेरी ये बात आपको? अभी तो मैं क्रोमोसोम पूरा बनाया ही नहीं, अभी तो क्रोमोसोम की तरफ जा रहा हूं। पूरा क्रोमोसोम कैसे बनेगा? अभी तो सिर्फ कॉइलिंग हो रही है। ये प्रोसेस किसका? ये है, ये कॉइलिंग हो रही है। सही है। कॉइलिंग के रिजल्ट में क्या बनते हैं? कॉइलिंग के रिजल्ट में बनते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर क्या होता है? ये न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं ना, तो ये न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल हो जाते हैं ऐसे। जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते हैं ना, तो स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी है? थोड़ा थिक हो जाता है क्रोमोसोम में। ये न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो, तो थोड़ी सी एक थिक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर कॉइल करते हैं, तो उस कॉइलिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कॉइलिंग। और सुपर कॉइलिंग किसकी होती है? न्यूक्लियोसोम्स की कॉइलिंग होती है। सुपर कॉइलिंग बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोसोम्स की जो है वो कॉइलिंग को हम कह रहे हैं। और जब ऐसे बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, तो इसी कॉइलिंग से तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, फिर ऐसे थिक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कॉइलिंग होती रहती है, और ये ऐसे क्रोमोसोम जो है वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। यानी जब एक क्रोमोसोम को आप खोलोगे, तो उस क्रोमोसोम को खोलने में उसमें निकलेंगे न्यूक्लियोसोम, और जब न्यूक्लियोसोम को खोलोगे तो उसमें से क्या निकलेंगे?
हिस्टोन प्रोटीन निकलेंगे और उसमें से डीएनए निकलेगा। समझ आ रही है कोई बात? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर लम्स के हवाले से बात करना चाहोगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें आपने याद क्या रखना है। एक तो पॉइंट आपने ये याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम की कंपोजिशन याद रखनी है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाले क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड आर्गिनिन और लाइसिन ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज के हो जाते हैं। और दूसरी रीजन इसकी ये भी है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से इनकी कॉइलिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो जाती है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के मिलने से जो क्रोमोसोम बनता है वो 2 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप के अंदर कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग में क्या होगा? डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर जो है न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। फिर न्यूक्लियोसोम जब एक दूसरे के ऊपर कॉइल करते हैं तो उसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग। और इस सुपर कॉइलिंग की वजह से क्या होता है, जब ऐसे क्रोमोसोम नए नए बनते हैं ना, क्रोमेटिन, पहले डायरेक्ट क्रोमोसोम नहीं बनता, पहले तो क्रोमेटिन बनते हैं ना। क्रोमोसोम के अंदर ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बारीक बारीक, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये तो जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम अपेयर होते हैं। अभी तो हम सिर्फ इस क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम तो जब तो अपेयर होंगे जब सेल डिवीजन होगी। अभी आप इस क्रोमेटिन की बात करो तो क्रोमेटिन ऐसे ही बना है, एक क्वाइलिंग और एक किसके के साथ? एक सुपर क्वाइलिंग के साथ। अब अगर मैं एक क्रोमेटिन की बात करूं, यहाँ पर एक क्रोमेटिन बनाता हूं ऐसे क्रोमेटिन, ये क्वाइलिंग हो रही है, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग हो रही है। अब ये देखो, कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हो गई है, बहुत ज्यादा कंडेंस रीजन है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर क्रोमेटिन बहुत ज्यादा क्या हो गया है? बहुत ज्यादा कंडेंस है। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस है, यहाँ पर भी ज्यादा क्वाइलिंग हो गई, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंडेंस है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंडेंस है। जहां क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरो हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? ये हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिन का वो रीजन जो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, जैसे ये। और जीन नॉट एक्सप्रेस, और इसके अंदर जो जीन आ जाते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, यानी जीन अंदर बहुत कंडेंस में, कहीं जीन अंदर पड़े हुए हैं। इससे चलो आपको समझाने के लिए ऐसे कह देता हूँ, ये जीन अंदर कहीं पड़े हुए हैं। अब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते। जीन कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन का वो रीजन होता है जो हाईली कंडेंस होता है, जैसे ये रीजन हो गए, और इनमें जीन जो मौजूद है अंदर, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ एरिया आप देखो, ये वाला एरिया जो कम कंडेंस है, कौन सा वाला? ये वाला एरिया, ये एरिया जो लेस कंडेंस है, ये एरिया। अब ये एरिया जो थोड़ा कम कंडेंस होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन जो होता है बेसिकली नॉट कंडेंस, ये इतना कंडेंस नहीं होता। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तब थोड़ा कंडेंस होता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कब लेकिन नॉर्मली जो है ये नॉट कंडेंस, ये इतना ज्यादा कंडेंस नहीं होता। और जीन जो है वो अपने जीन जो इसके अंदर होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये जो जीन यहाँ पर मौजूद है ये अपने आप को क्या करेंगे? ये अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो करते हैं। तो ये हमने देखी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की हमने जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी। और क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली जो क्रोमोसोम बनता है, एक क्रोमोसोम के अंदर, ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम बना हुआ होता है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। दीज रेड स्ट्रक्चर्स आर प्रोटीन। और प्रोटीन के चारों तरफ जो लिपटा हुआ होता है वो लिपटा हुआ होता है डीएनए। बेसिकली क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन और डीएनए का। थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए भी मौजूद होता है। लेकिन
क्रोमोसोम डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर की इस फॉर्म में नहीं आता, ये तो उस दौरान आता है क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में जब सेल डिवीजन हो रही होती है। लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो उस वक्त क्रोमोसोम किस शक्ल में होता है? क्रोमेटिन की शक्ल में होता है। क्या ऐसे ही है? बारीक बारीक धागों की शक्ल में होता है जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और आपकी बुक में बताया हुआ है कि ये क्रोमेटिन बनते कैसे हैं। क्रोमेटिन बनने का तरीका क्या होता है? क्रोमेटिन बनने का तरीका ये होता है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ 200 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जब लिपट जाते हैं तो न्यूक्लियोसोम बन जाता है। एक न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर मैंने आपको बताया ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बना ऐसे, फिर ये तीसरा न्यूक्लियोसोम बन गया। पहले क्वाइलिंग होती है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की पहले क्या होती है? ऐसे क्वाइलिंग हो जाती है। और क्वाइलिंग के रिजल्ट में क्या बनते हैं? क्वाइलिंग के रिजल्ट में बनते हैं ये न्यूक्लियोसोम। फिर ये न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्वाइल हो जाते हैं। जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाते हैं तो इसको सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। और इस सुपर क्वाइलिंग के रिजल्ट में क्या बनते हैं? ये क्रोमेटिन बनते हैं, ये क्रोमेटिन बनते हैं। और इन क्रोमेटिन में जब क्वाइलिंग हो रही होती है तो उस क्वाइलिंग के दौरान कुछ एरिया ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं और कुछ एरिया लेस कंडेंस होते हैं। जो ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन, जो कम कंडेंस होते हैं वो यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के जीन अंदर कहीं दब जाते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जिसके कुछ ऐसे होते हैं जो खुले हुए होते हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कोई जीन होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते तो हेट्रोक्रोमेटिन वाले एरिया में, जो अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो कौन से वाले एरिया में है? यूक्रोमेटिन वाले एरिया के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इसमें से कोई क्वेश्चन करना है तो करो। सर ये जो आप पेज नंबर 147 पर जो क्रोमेटिन के बाद 2-3 लाइन सीक्वेंस है, ये बता दें आप। क्या है क्रोमेटिन के बाद? कौन सी बताएं? पूछे, अभी रीड कर दो, रीड कर दो, मैं बता देता हूँ। रीड कर लो ये बात, ये रीड कर दो जो आपको समझ नहीं आ रहा है ना। Euchromatin is not condensed during cell division when the movement of chromosome is facilitated by the compact packaging that occurs at that stage. At all other times, the euchromatin is an open configuration and its gene can be activated. देखो ये कह रहा है, मैं आपको बताऊं, इधर कहता है कि द रिमाइंडर ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड यूक्रोमेटिन। पहले मैंने आपको बता दिया वो एरिया जो बहुत ज्यादा कंडेंस है उसको क्या कह रहे हैं? उसको तो हम हेट्रोक्रोमेटिन कह रहे हैं। इसके अलावा जितना भी एरिया है उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं यूक्रोमेटिन। फिर कहता है आगे वाला जो है वो कह रहा है यूक्रोमेटिन इज नॉट कंडेंस, यानी ये जो यूक्रोमेटिन वाला एरिया है इसको मैं कह रहा हूँ यूक्रोमेटिन। कहता है नॉट कंडेंस, ये कंडेंस नहीं होता एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब कंडेंस होता है? जब सेल डिवीजन होती है। तो हमें पता है सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो ये एरिया भी कंडेंस हो जाता है। यानी यूक्रोमेटिन ऐसे कंडेंस नहीं होता, सिर्फ किस टाइम कंडेंस होता है? जब क्रोमेटिन से क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी कंडेंस हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन with the movement of the chromosome is facilitated by the compact packaging that occur at this stage। कहता है कि जब क्या कहना चाहिए, जब क्रोमोसोम्स ने मूव कर